साथियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स, समूह और समूह गतिशीलता। जैसे इस चैप्टर के शुरू में दे रखे हैं, पीपल हु वर्क इन ए ग्रुप आर फाउंड कंपैरेटिवली मोर सेटिस्फाइड। जो लोग समूहों में काम करते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी मनुष्य अगर अकेले काम करेगा तो उसका मॉरल डाउन होगा, वो ज़्यादा संतुष्ट और खुश नहीं रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी काम करने की क्षमता अच्छी नहीं होगी और वो जितनी उसकी क्षमता काम करने की है उससे कम काम करेगा। इसलिए लोग समूहों में काम करते हैं और जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के काम करते हैं उन्हें हम संगठन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। और ज़्यादातर हम पाते हैं कि लोग सामूहिक प्रयास से ही अपने सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इसलिए समूह एक नेचुरल फिनोमिना है। समूह हर आदमी की ज़रूरत है। समूह सामूहिक और इसके साथ साथ निजी उद्देश्यों की प्राप्ति का एक जरिया है। एक शोध के अनुसार जो व्यक्ति अकेले काम करते हैं वो कार्यस्थल पर बहुत असंतुष्ट रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कार्यक्षमता कम होती है जो समूहों में काम करते हैं उनके मुकाबले। अतः कार्यक्षमता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए समूह की भूमिका बहुत अहम होती है। समूह की परिभाषा जैसा कि बुक में दी हुई है, उमा सकरन के अनुसार हम पढ़ते हैं, जिसमें बताया है ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 or more people working together on a regular basis to achieve common goals. A group consists of 2 or more people। पहली विशेषता कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं वो समूह कहलाता है। वर्किंग टुगेदर ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरी विशेषता कि वो लगातार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते रहते हैं, सामूहिक उद्देश्य और उसके साथ साथ उनके निजी उद्देश्य। बेसिस टू अचीव कॉमन गोल्स, जो सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का आधार होता है। तो ये 3 बातों को सामने रखते हुए उमा सेकरन ने अपनी परिभाषा दी है, जिससे साफ समझ में आ जाता है कि जब सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे मिलकर के प्रयास करते हैं तो वो समूह कहलाता है। समूह की कुछ और विशेषताएं देखते हैं ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि समूह होते क्या हैं। जिनमें पहली विशेषता है साइज, आकार। ये समूह की पहली विशेषता है। एक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति समूह नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि समूह की न्यूनतम सीमा तो होती है लेकिन अधिकतम नहीं। ज़रूरत के अनुसार एक समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं। सेकंड, इंटरेक्शन विद ईच अदर। समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहता है। सभी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। समूह शब्द सार्थक तभी होता है जबकि समूह के सारे सदस्य मिलजुल के काम करें और आपस में काम करते समय जब भी उनको किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां या समस्याएं आती हैं
तो उनके निदान के लिए, उनके समाधान के लिए वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं। तो इसलिए समूह की दूसरी विशेषता है कि एक दूसरे के साथ वो आपसी व्यवहार कायम रखते हैं। थर्ड, कॉमन गोल। प्रत्येक समूह की स्थापना के लिए एक ज़रूरत होती है, सभी की सामूहिक ज़रूरत, और वो होता है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति। इस लक्ष्य के अभाव में समूह नहीं बनते। प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख दो लक्ष्य होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। जब कोई व्यक्ति समूह का सदस्य होता है तो उसे व्यक्तिगत लक्ष्य पर सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो इसलिए समूह एक साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा बनाए जाते हैं। फोर्थ, नॉर्म्स। प्रत्येक समूह की कुछ परंपराएं होती हैं जिनका निर्धारण समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्राय ये मौखिक रूप में होती हैं। इनका पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। समूह इन परंपराओं का पालन करने के लिए अपने सदस्यों पर दबाव डालता है और प्राय देखा जाता है कि समूह की जो भी साझी परंपराएं हैं, मूल्य हैं, स्वतः ही सदस्यों द्वारा उनका पालन करने का प्रयास लगातार किया जाता है। फिफ्थ, इनफॉर्मल लीडरशिप। प्रत्येक समूह का एक नेता होता है। नेता का चयन औपचारिक ढंग से नहीं होता, बल्कि समूह के किसी विशेष सदस्य को उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अपने आप ही नेता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। किसी विशेष समस्या के समय समूह के सदस्य नेता की ओर देखते हैं और उससे उस समस्या के निवारण का रास्ता या तरीका बताने का अनुरोध करते हैं। एक ही समूह में भिन्न दशाओं में भिन्न व्यक्तियों को नेता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो समूह का मार्गदर्शन करे, जो समूह के सदस्यों की हर समस्या का निवारण करे, वो नेता के रूप में स्वीकार्य होता है। सिक्स्थ, कोहेंसिवनेस, लगाव। समूह के सदस्यों के मध्य लगाव का होना समूह की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपसी लगाव तय करता है कि समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना प्रभावी है। ये लगाव ही है जो व्यक्तियों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है। समूह अपने सदस्यों के हितों का पूरा ध्यान रखता है और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति समूह का सदस्य बनकर संतुष्टि महसूस करता है। इसलिए सदस्यों का आपसी लगाव समूह की एक अहम विशेषता है। सेवंथ, इंटरडिपेंडेंस। समूह के सारे सदस्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक दूसरे की ओर देखते हैं और दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए उसकी मदद करें। तो इसलिए सारे सदस्यों को एक दूसरे पे हमेशा अपने सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्भर रहना होता है। एट्थ, रेगुलरिटी। समूह की एक विशेषता ये भी है कि इसके सभी सदस्य नियमित आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते रहते हैं और इस विशेषता की वजह से समूह के अंदर नियमितता कायम रहती है। एक दूसरे से बातचीत करते रहना, बर्ताव करते रहना, ये समूह की विशेषता है। सोशल प्रेशर। समूह क्योंकि समाज से ही जन्म लेते हैं, समाज का ही अंश हैं और समाज में ही फलते फूलते हैं, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वो अपने सदस्यों की भलाई के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में भी सोचें। तो इसलिए हर समूह पे समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को वहन करने का हमेशा एक सामाजिक दबाव कायम रहता है। डिवोशन, इस समूह की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ है कि समूह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य अपने समूह के प्रति कितने निष्ठावान हैं। समूह के सदस्य समूह के प्रति जितने समर्पित होंगे, वो अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति उतना ही प्रभावी तरीके से कर पाएगा। स्ट्रक्चर, समूह के सदस्य आपसी संबंधों में बंधे हुए होते हैं।
जैसे एक सदस्य समूह का नेता होता है और वो पूरे समूह का ध्यान रखता है, बाकी के सारे सदस्य समूह से संबंधित कार्यों का बंटवारा अपनी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर करते हैं और इस प्रकार सदस्यों के आपसी संबंधों से समूह की संरचना होती है, उसका निर्माण होता है। समूह संरचना से सदस्यों की समूह में स्थिति यानी उनके पद स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सदस्यों के कार्यों, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर समूह की संरचना, उसका स्ट्रक्चर तय होता है। कल्चर, प्रत्येक समूह की अपनी संस्कृति होती है। समूह की क्रियाओं को करने में सदस्यों की मदद करती है, मार्गदर्शन करती है। एक समूह की संस्कृति देश सेवा की भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत हो सकती है और होनी भी चाहिए, जबकि दूसरे समूह की संस्कृति निजी हितों तक भी सीमित हो सकती है। मैनी बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, समूह की स्थापना के बहुत से आधार हो सकते हैं, जैसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा, लिंग, उनके आपसी इंटरेस्ट। तो किसी भी आधार पर मनुष्यों के समूह बन सकते हैं। प्रत्येक समूह किसी विशेष आधार पर स्थापित होता है। जैसे एक समूह में एक विशेष जाति के लोग हो सकते हैं, किसी दूसरे समूह में विशेष धर्म के लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक आधार समूहों के निर्माण से संबंधित हो सकते हैं। कॉमन आइडियोलॉजी, एक समूह के सारे सदस्यों की विचारधारा लगभग एक जैसी होती है। विचारधारा से समूह की पहचान बनती है। समूह के सदस्यों की विचारधारा में अगर भिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाता है, अगर विचार अलग अलग हो जाते हैं तो समूह टूटने लग जाते हैं। इसलिए साझी समाज विचारधारा एक समूह के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है वॉलंटरी मेंबरशिप। ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है या नहीं, और यदि वो बनना चाहता है तो किस समूह का सदस्य बनना चाहता है। तो इसलिए समूह की जो सदस्यता है वो ऐच्छिक होती है और वो व्यक्ति के इंटरेस्ट पे निर्भर करती है कि वो किस समूह का सदस्य बनना चाहता है। तो इस प्रकार से अनेक विशेषताओं के अध्ययन के बाद हम समझ सकते हैं कि जो समाज में विभिन्न समूह बनते हैं, चाहे वो औपचारिक हों या अनौपचारिक, वो समूह अपने सामूहिक और साझे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं और सभी सदस्य अपने अपने समूह में अपने समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम योगदान लगातार देते हैं। थैंक यू। इससे अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स एंड थ्योरीज ऑफ ग्रुप्स इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।